आपके सामने एक हैमबर्गर पड़ा है, लेकिन आप इसे नहीं चाहते। शायद इसलिए कि आप वेजिटेरियन हैं, या आप पहले ही पेट भर चुकी हैं, या आपको कोई ऐसा शख्स मिल गया जिसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप इस हैमबर्गर को दाईं तरफ पुश करेंगे 4 न्यूटन की फोर्स के साथ, और आप इसे 5 मीटर दाएं तरफ पुश करेंगे। तो अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि हमने ये हैमबर्गर दाएं तरफ वाले को देते हुए कितना वर्क किया। अब चूंकि ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, तो हम सीधा वर्क के फॉर्मूला में कदरें डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपको सोचने का एक दूसरा तरीका दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस ऑल्टरनेट अप्रोच से जो हम सीखेंगे वो हमें मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड वर्क की मिसालों में बहुत मदद देगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ये तसव्वुर करें, सीधा फॉर्मूला में डालने के बजाय ये सोचें कि हमने पूरे 5 मीटर तक हैमबर्गर को दाएं तरफ धकेलते हुए 4 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो अगर हम प्लॉट करें कि हैमबर्गर पर फोर्स इसकी पोजीशन के हिसाब से कैसी की, तो वो कुछ इस तरह नजर आएगी। यानी अगर हम 0 से शुरू करें तो वो 5 मीटर दाएं तरफ गई और हमने 4 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लगाई। इसीलिए ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल है। इसका मतलब है कि फोर्स की मिकदार कांस्टेंट रही। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वर्क का एक जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी है। ज़रा देखें। हाँ, सीधा वर्क का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि वर्क वो फोर्स है जो मोशन की डायरेक्शन में हो, और इसे डिस्प्लेसमेंट से ज़रब देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट ज़रब कोसाइन थीटा। अगर आपको ये कोसाइन थीटा पसंद नहीं, तो ये बस इस बात को यकीनी बनाता है कि आप सिर्फ इस फोर्स को अलग कर रहे हैं जो मोशन की डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन में, और सिर्फ वही फोर्स का हिस्सा जो मोशन की डायरेक्शन में हो। लेकिन हमारे हैमबर्गर वाले एग्जाम्पल में फोर्स पहले ही मोशन की डायरेक्शन में थी, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं। यानी यहाँ ज़ाविया 0 होगा। जब आप 0 का कोसाइन लेते हैं तो आपको सिर्फ 1 मिलता है, और एक ज़रब किसी भी चीज़ के बराबर वही चीज़ होती है। तो जब आपकी फोर्स पहले ही ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में हो, तो आपको कोसाइन थीटा की ज़रूरत नहीं, और यहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। मैं ये कहूँगी कि यहाँ फोर्स थी 4 न्यूटन, तो हम हिसाब कर सकते हैं कि 4 न्यूटन थी। फोर्स पूरी 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के दौरान रही, और हमें जो वर्क मिला वो हैमबर्गर पर जूल्स पॉजिटिव 20 का वर्क था। अब अगर आप थोड़ा ज़हीन हैं तो आप कहेंगे, रखें 4 न्यूटन ज़रब 5 मीटर। देखें, ये तो बस इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो देखें, ये जो लाइन है फोर्स ग्राफ में सीधी लाइन, ये यहाँ एक रेक्टेंगल बना रही है, और हमने बस ये किया कि 4 न्यूटन ली जो कि इस रेक्टेंगल की हाइट थी, और इसे 5 मीटर से ज़रब दिया, और वो बस इस रेक्टेंगल की विड्थ थी। और अगर आप हाइट को विड्थ से ज़रब दें तो आपको क्या मिलता है? आपको रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। तो हमें ये पता चला कि जब जब फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क निकालने का एक तरीका यह है कि आप वर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। लेकिन वर्क निकालने का एक और तरीका यह है कि ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो निकाल लें। तो इस लाइन से जो फोर्स बता रही है नीचे एक्स एक्सिस तक, अगर आप एरिया निकालें तो वो वर्क के बराबर होगा। अब आप कहेंगे, अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा? हम तो पहले ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये क्यों जानना चाहिए कि वर्क फोर्स ग्राफ के नीचे वाले एरिया के बराबर है। इस केस में तो हाँ, आसान था। हमारे पास फॉर्मूला था, हमने बस फोर्स यहाँ डाल दी, डिस्प्लेसमेंट वहाँ डाल दी, और वैल्यू आ गई। लेकिन ज़रा सोचें, अगर हमारी फोर्स कांस्टेंट ना होती, अगर हमारे पास वेरिंग फोर्स होती, इस सूरत में हम यहाँ कौन सी फोर्स डालें वो तो बदल रही होगी। इस सिनेरियो को हैंडल करने का एक तरीका कैलकुलस है, लेकिन अगर आपको कैलकुलस नहीं आती तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं। खुशकिस्मती से एक और तरीका भी है कि आप वेरिंग फोर्स से होने वाला वर्क निकाल सकें, और वो ये है कि इस आइडिया को संजीदगी से लें। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। असल में एरिया जो किसी भी फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे है वो वर्क के बराबर होता है। सिर्फ वही नहीं जहां फोर्स कांस्टेंट हो, बल्कि जहां फोर्स वेरिएंग हो। अगर आप इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल लें तो ये एक आसान और तेज़ तरीका है कि आप इस फोर्स से होने वाला वर्क निकाल सकें। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ पूरे सफ़र के दौरान कांस्टेंट 4 न्यूटन से पुश करने के बजाय
फर्ज करें आपने पुश करना शुरू किया 4 न्यूटन से, लेकिन आप थक रहे थे और आपकी फोर्स कम होती जा रही थी और आप कमज़ोर होते हुई फोर्स से पुश कर रहे थे, यहाँ तक कि आपकी फोर्स बिल्कुल 0 न्यूटन हो गई। यहाँ जब ये एक्सेस को टच करेगी तो फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगी। फर्ज करें हमबर्गर फिर भी 5 m तक पहुँच गया। आपको शायद कन्फ्यूजन हो रही हो, ये कैसे हो सकता है कि वो 5 m तक पहुँच जाए जब हम कम फोर्स से पुश कर रहे हैं। हो सकता है इसे वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा हो, लेकिन फर्ज करें फिर भी वो 5 m तक पहुंच गया। अब हम कैसे मालूम करें कि हमारी फोर्स से कितना वर्क हुआ। मैं अभी भी यही कहूंगी कि वर्क बराबर होगा इस एरिया के जो इस फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे है। लेकिन आपको शक हो सकता है, आप सोच सकते हैं जरा ठहरे, पिछली मिसाल में तो हमने सिर्फ ये दिखाया था कि कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क बराबर होता है नीचे वाले एरिया के। मुझे कैसे पता चले कि इस वेरिंग फोर्स के लिए भी इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया वर्क देगा। देखें, फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस काफ़ी ज़हीन होते हैं। उन्होंने ये क्या कि कहा, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ ये पता है कि कांस्टेंट फोर्स के लिए नीचे वाला एरिया वर्क के बराबर होता है, तो बस ये मान लेते हैं। सिर्फ ये केस कंसिडर करने के बजाय कि मैं अपनी फोर्स को मुसलसल कम करती रहूं। फर्ज करें मैंने कई कांस्टेंट फोर्सेस से पुश किया, लेकिन बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी मैंने 4 न्यूटन से शुरू किया लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक 4 न्यूटन से पुश किया। फिर मैंने इसे कम करके शायद 3.9 न्यूटन कर दी और अगले 10 सेंटीमीटर के लिए पुश किया, और मैं ये बार बार करती रही, अपनी फोर्स कम करती रही, लेकिन इसे कांस्टेंट रखकर फिर दोबारा कम कर देती। और ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि इस रेक्टेंगुलर केस में वर्क बस इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करने के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब कांस्टेंट फोर्सेस हैं तो मुझे पता है कि वर्क बस नीचे वाले एरिया के बराबर है। तो अगर मैं इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर लूँ तो मुझे इस रेक्टेंगुलर प्रोसेस के दौरान होने वाला वर्क मिल जाएगा। और यहाँ आती है असल स्मार्ट बात, अगर हम ये रेक्टेंगल्स इन्फिनिटेसिमली छोटे बना दें तो ये सब मिलकर बिल्कुल इसी ट्राइंगल के नीचे वाले टोटल एरिया के बराबर हो जाएंगे, यानी बिल्कुल वही एरिया होगा। अब इस ट्राइंगल के नीचे वाला एरिया बिल्कुल बराबर होगा इन सब रेक्टेंगल्स के एरिया के, और ये वही प्रोसेस होगा जो पहले था। क्योंकि सोचें, आप पुश कर रहे थे 4 न्यूटन से तकरीबन 1 मिलीमीटर के लिए, लेकिन अगर वो इन्फिनिटेसिमल हो तो मेरा मतलब है वो इससे भी छोटा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्ज करें आपने 4 न्यूटन से 1 मिलीमीटर तक पुश किया, और फिर अगले 1 मिलीमीटर के लिए आप 3.99 न्यूटन से पुश करें, और फिर अगले 1 मिलीमीटर के लिए आप 3.98 न्यूटन से पुश करें। ये बस यही है कि आप अपनी फोर्स को मुसलसल कम कर रहे हैं और बिल्कुल वही प्रोसेस कर रही हैं जो हमने पहले बयान किया था। लेकिन अब हमें पता है कि इन सब रेक्टेंगल्स के नीचे वाला एरिया बिल्कुल वर्क के बराबर होगा, और ये वही एरिया और प्रोसेस है। ये बस इस मुसलस के नीचे वाला एरिया है। अब हो सकता है आपको ये बात फौरन समझ ना आए। आप सोच सकते हैं, जरा ठहरे, देखें, ये किनारे सब कुछ खराब कर रहे हैं। इस छोटे से किनारे को देखें, ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल रहा है, इससे एरिया थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और फिर यहाँ एक छोटा सा गैप भी है, इससे एरिया कम आ रहा है। ये सब जगहों पर हैं। क्या वाकई ये एरिया के बराबर होगा? और हाँ, होगा। अगर आप इन रेक्टेंगल्स की चौड़ाई को इंतहाई मामूली हद तक छोटा कर दें तो इन सब छोटे ज़्यादा और कम होने वाले खराबी भी इंतहाई मामूली हद तक छोटे हो जाएंगे। और अगर खराबी इंतहाई मामूली हद तक छोटी हो जाए तो इसका मतलब है कि इंतहाई मामूली हद तक रेक्टेंगल्स के नीचे वाला एरिया बिल्कुल मुसलस के नीचे वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी भी फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया ज़रूरी नहीं कि वो मुसलस हो। हम इंतहाई मामूली हद तक छोटे रेक्टेंगल्स इस्तेमाल करके किसी भी ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया बराबर होगा इस फोर्स से होने वाले वर्क के। और अब हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीका है कि हम ऐसे केसेस में भी वर्क निकाल सकते हैं जहां फोर्स कांस्टेंट ना हो। ये जो फॉर्मूला है जिसमें वर्क बराबर है एफ डी कोसाइन थीटा के, ये सिर्फ तब सही जवाब देता है जब आप कांस्टेंट फोर्स इस्तेमाल करें।
अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स वेरिंग हो तो आप सिर्फ ये नहीं लगा सकते। लेकिन अब हमने ये डिराइव कर लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे मुझे पता चलता है कि अगर मैं अपने फोर्स ग्राफ यानी फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल लूँ तो मैं वर्क निकाल सकती हूँ। यानी इस केस में यहाँ अगर मैंने अपने हैमबर्गर को 4 न्यूटन से पुश किया और फिर वो फोर्स 0 कर दी और वो 5 m गया, तो कितना वर्क हुआ। अब मुझे पता है कि कैसे निकालना है। मुझे बस फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालना है, और ये एक ट्राइंगल है। मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, तो इस ट्राइंगल के नीचे वाला एरिया है 1/2 बेस ज़रब हाइट, यानी मेरे पास 1/2 होगा। यहाँ बेस होगा 5, क्योंकि ये 5 m है, तो मेरे पास 5 m है, और इस मुसल्लस की हाइट है 4 न्यूटन, तो मेरे पास 4 न्यूटन ज़रब 5 m ज़रब 1/2 होगा, जिससे मुझे पॉजिटिव 10 जूल्स वर्क मिलेगा इस प्रोसेस में जहां मेरी फोर्स मुसलसल कम होती गई। और इसीलिए ये आइडिया इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आपका फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ ऐसी शेप ले ले जिसका एरिया निकालना आपको आता हो, जैसे रेक्टेंगल या ट्राइंगल या रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स का कोई कॉम्बिनेशन, तो आप फॉरन वर्क निकाल सकते हैं। और आपको कैलकुलस के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, बस नीचे वाला एरिया निकाल लें। मैं ज़रा कोई कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, आपको असल में कोई रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो बस ये रिलेशनशिप साबित करने के लिए था। जब आपको ये रिलेशनशिप पता चल जाए तो फिर आपको वो छोटे मामूली हद तक रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने या सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। वो तो बस हमने अपने आप को ये साबित करने के लिए किया था कि जब फोर्स वेरी कर रही हो तब भी नीचे वाला एरिया बराबर होगा वर्क के। तो एक और बात है जिसका आपको ख्याल रखना है, जब हम कहते हैं कि ग्राफ के नीचे वाला एरिया बराबर है वर्क के, तो हमारा मतलब है वो एरिया जो इस लाइन से है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है इस एक्स एक्सिस तक। और आप सोच सकते हैं, हाँ जाहिर है यही मतलब है, और क्या मतलब हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा अनक्लियर हो जाता है जब आपके पास ऐसा केस हो। तो फर्ज करें आपकी फोर्स यहाँ नीचे से शुरू हुई, यानी फ़र्ज़ करें हमने पहले अपने हैमबर्गर को लेफ़्ट की तरफ पुश करना शुरू किया और फिर सोचा ओ यहाँ तो कोई नहीं, अजीब सा लगा, तो फिर राइट की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। तो हमारी फोर्स शुरू में नेगेटिव थी, फिर वो पॉजिटिव हो गई। अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस में टोटल वर्क निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हम अब भी यही आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं कि वर्क बराबर होगा कर्व के नीचे वाले एरिया के। लेकिन इस पहले हिस्से के लिए मैं क्या करूं, इस हिस्से के नीचे वाला एरिया कैसे निकालूं। कुछ लोग कहते हैं नीचे वाला। ठीक है, मैं नीचे जाऊंगी। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना एरिया है, ये तो बिल्कुल अजीब है। ये तो लामितनाही तक जाता है। मैंने इस चीज़बर्गर पर इन्फिनिट वर्क तो नहीं किया। नहीं, जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ वो ये वाला एरिया है यहाँ, तो मुझे ये सारा एरिया लेना है। यहाँ ये एरिया फाइनाइट है। ये इस लाइन से है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस तक। यही एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस लाइन से है जो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस तक। ये सारा एरिया है। तो मैं ये एरियाज कैसे निकालूं। दोनों ट्राइंगल हैं, मैं ये कर सकती हूँ। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस ज़रब हाइट, यानी 1/2 बेस, ये बेस यहाँ 1 m है, तो ये हो जाएगा 1 m ज़रब हाइट। मेरे पास मनफी हाइट है, देखें ये नीचे है, ये -2 न्यूटन है। इसका मतलब है मेरे पास मनफी एरिया आएगा। क्या ये ठीक है? हाँ, इसका मतलब है मैंने इस चीज़बर्गर पर इस वक्त मनफी वर्क किया, तो मेरे पास -1 जूल है। जब मैंने हैमबर्गर पर पहले मीटर में फोर्स लगाई तो मैंने -1 जूल वर्क किया, और फिर इस सफ़र के इस हिस्से के लिए मैं नीचे वाला एरिया निकालूंगी। ये भी मुसलस है, तो 1/2 बेस ज़रब हाइट। इस बार मेरे पास 1/2 बेस है और इस बार बेस 3 नहीं है। इस मुसल्लस की बेस सिर्फ 2 है क्योंकि ये 1 से 3 तक जाती है, तो ये 2 m ज़रब हाइट, और ये है 4 न्यूटन। तो
तो मैं 4 न्यूटन से मल्टीप्लाई करूंगी और इस हिस्से के लिए मेरे पास 4 जूल्स वर्क आएगा। तो इस हिस्से के लिए पॉजिटिव 4 जूल वर्क और इस हिस्से के लिए -1 जूल्स वर्क पूरे 3 मीटर के लिए टोटल वर्क होगा 4 जूल्स -1 जूल्स और वो हो जाएगा पॉजिटिव 3 जूल्स। तो रिकैप करते हुए, अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वर्क निकाल सकते हैं। ये बस Ft कोसाइन थीटा है, लेकिन आप वर्क ये भी निकाल सकते हैं कि फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल लें। और ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये तब भी काम करता है जब फोर्स वेरिइंग हो, जिससे ये इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर ग्राफ की शेप ऐसी हो जिसका एरिया निकालना आपको आता हो, तो आप फिर भी वर्क निकाल सकते हैं कि फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकाल लें।